बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों कैसे हैं सब, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि सब अच्छे से हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों इस समय हम लोग कृतिका भाग 1 का चैप्टर फर्स्ट मेरे संग की औरतें पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। यह मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया संस्मरण विधा में लिखा गया एक ऐसी कहानी है जिसमें लेखिका ने अपने संपर्क में आने वाली, अपने परिवार की, उनके संपर्क में आने वाली उन औरतों का वर्णन किया है जिनके विचारों से, जिनके व्यक्तित्व से, जिनके स्वभाव से और जिनके कार्यों से यह बहुत ही अधिक प्रभावित हुई हैं। तो उन्हीं लोगों के व्यक्तित्व के कुछ घटनाओं का, उनके व्यवहार का, उनके स्वभाव का लेखिका ने इस पाठ में क्या किया है, वर्णन किया है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लेखिका के नानी और लेखिका के माँ के व्यक्तित्व को देखा था, थोड़ा सा उनके जो नाना है उनका और पिताजी दादी वगैरह के व्यक्तित्व का अध्ययन हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लेखिका की परदादी के व्यक्तित्व को, लेखिका के बहनों के व्यक्तित्व को। ठीक है, तो लेखिका के परदादी के व्यक्तित्व को देखते हैं। लेखिका ने अपने परदादी के बारे में यह बताया है कि जो कहानी बताई है उस कहानी के से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो लेखिका की परदादी हैं यह स्वतंत्र विचारों की महिला थी, कतार से हटकर चलने वाली थी। स्वतंत्र विचारों का मतलब क्या हो गया, फिर से हम कई बार ये बता चुके हैं। देखिए इनके परिवार के सभी सदस्य, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, हर कोई अपने विचारों के लिए स्वतंत्र था। किसी को के विचारों पर कोई अपना दूसरा विचार नहीं थोपता था, कोई बंदिश नहीं थी, सब खुले विचारों का था। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने कार्य को करता था। कतार से हटकर चलने, कतार का सामान्य अर्थ क्या होता है, पंक्ति या लाइन। तो यहाँ कतार से हटकर चलने वाली का मतलब है कि जो सामाजिक नियम होते थे, समाज के लोगों की जो विचारधाराएं होती, जो पूरा समाज करता था, तो लेखिका के परदादी उस कार्य को नहीं करती थी, उससे हमेशा हट करके उसके विपरीत, उसके अपोजिट कार्य को करती थी। ठीक है, सामाजिक मान्यताओं का खंडन करने वाले थे, जो समाज के नियम थे, कानून थे, परंपराएं थी, उसका यह पालन नहीं करती थी, उसका वो हमेशा क्या करती थी, खंडन करती थी। इनका स्वभाव कैसा लेखिका ने बताया है, तो ये एक सरल स्वभाव की महिला थी और प्रेम भाव से परिपूर्ण थी, प्रेम भाव से भरी हुई थी। और इनके अंदर समानता का भाव था। समानता का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जाति पाति, ऊंच नीच, छोटा बड़ा इस तरह का कोई भेदभाव नहीं था, हर किसी को यह समान भाव से देखती थी। और ईश्वर में इनकी अपार भक्ति थी। ये क्या हो गया, लेखिका के परदादी के व्यक्तित्व की विशेषताएं। देखिए लेखिका की जो ये परदादी हैं, घर में सब लोग इनको माँ जी कहता था। घर में क्या, पूरे गांव में ये माँ जी के नाम से जानी जाती थी। और लेखिका का जो गांव था, उस गांव का नाम था नकुड़ गांव। क्या था, नकुड़ गांव। और उनका गांव में जो हवेली घर था उसको हवेली कहा जाता था। उनका घर इतना बड़ा था कि उसे हवेली कहा जाता था। ठीक है, लेखिका के जो परदादी थी सब लोग उन्हें क्या कहते थे, माँ जी। उनके गांव का नाम क्या था, नकुड़। और उनका जो घर बड़ा सा था उसे क्या कहा जाता था, नकुड़ की हवेली। तो लेखिका ने अपने परदादी का यह जो व्यक्तित्व बताया है, तो उसके पीछे की जो कहानी है, मतलब उन्होंने उनकी जो कहानियाँ बताई हैं, जो रोचक घटनाएं बतलाई हैं अपने संस्मरण के माध्यम से, तो उसमें उन्होंने यह बताया है कि अपने पूर्वजों में माँ और नानी तो थी ही, जो लीक से हट करके चलती थी। परदादी भी वही थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, यानी समाज के लोग जो जिस नियम से चलते थे, जो उनके विचारधाराएं थी, जो मान्यताएं थी, जो परंपराएं थी, जो परदादी थी बिल्कुल उसके विपरीत चलती थी। अब कतार से बाहर चलने की का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए परदादी के बारे में इन्होंने अपने बताया कि खुदा के फजल से, यानी कि ईश्वर की कृपा से, यदि उनके पास 2 से अधिक धोतियाँ हो जाती थी, 2 साड़ियाँ, सामान्य रूप से उनके पास कितनी साड़ियाँ होती थी, 2 साड़ियाँ होती थी, 2 से अगर तीसरी हो जाती तो तीसरी उसे क्या कर देती थी, दान कर देती थी। मतलब उनका ये कहना था कि जितनी आवश्यकताएं हैं बस हमें उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद
इन्होंने एक और घटना बताया कि कतार से हटकर चलने वाली जो विशेषता है उससे, कि जब उनकी माँ पहली बार गर्भवती हुई थी, लेखिका की माँ, तो परदादी जो थी वो मन्नत में, मंदिर में जाकर ईश्वर से यह मन्नत मांगती हैं, यह कामना करती हैं कि जो उनकी पतोहू है उसका जो पहला संतान हो, पहला बच्चा हो, क्या हो, लड़की हो। अब जबकि समाज के लोगों का, आज भी समाज के लोगों का क्या है विचार, कि हर कोई चाहता है कि उसके घर में जो पहली संतान हो वो क्या हो, पुत्र की प्राप्ति हो, लड़का हो। लेकिन यहाँ पे परदादी ने क्या मांगा, लड़की मांगा। यानी कि वह कतार से बिल्कुल क्या होती थी, सामाजिक नियम से, सामाजिक विचारों से बिल्कुल हट करके चलती थी। और मांगा तो ही, मांगा तो मांगा, तो उसे अपने मतलब उसे गुप्त रखने की बजाय, पोशीदा मतलब गुप्त रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान भी कर दिया कि मेरी जो पतोहू है, मेरी जो बहू है, उसका जो पहला संतान होगा वो क्या होगा, लड़की होगा। तो इस तरह की विशेषताएं क्या हो गई, कतार से हट करके चलने की। और ऐसा नहीं था कि उनके घर में पीढ़ियों से लड़की का जन्म ही नहीं हुआ हो, वो कन्यादान का पुण्य कमाना चाहती हूँ, इस तरह का कोई चीज़ नहीं था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में लड़कियों का जन्म हुआ है। बस ये था कि जो समाज के नियम था उससे वो क्या करना चाहते थे, विपरीत चलना चाहते थे। और दूसरी चीज़ है कि हमने बताया अभी कि ईश्वर में उनकी अपार भक्ति थी। तो ये क्यों कहा गया, क्योंकि पूरा नकुड़ गांव ये जानता था कि दादी जो परदादी जो थी, तो वो ईश्वर से जो मांगती थी वह उनका क्या हो जाता था, भगवान से, उनका ईश्वर से सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ था, सीधा संबंध था। इधर वह कुछ मांगती नहीं थी कि उधर तुरंत वह क्या हो जाता था, उनकी जो इच्छाएं थी पूर्ण हो जाती थी। और लेखिका बताती हैं कि ईश्वर से इतना ज़्यादा उनका जो तार था, इतना ज़्यादा लगाव जुड़ा हुआ था कि ईश्वर ने अफरा तफरी में एक ही नहीं, कितनी लड़कियों का जन्म उनके घर में हुआ, लगातार 5 लड़कियों का जन्म हुआ। यानी ईश्वर ने उनकी मन्नत जो पहली ही नहीं मानी, मतलब 1 बाई 1, एक के साथ एक, कितनी लड़कियों का जन्म हो गया, 5 लड़कियों का जन्म हुआ। कौन कौन सा, मंजुल भगत और लेखिका स्वयं मृदुला गर्ग, यानी कि लेखिका और रेणु, चित्रा, अचला, इन 5 लड़कियों का जन्म हुआ। और एक भाई का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था, राजीव था। तो ये सारी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। किसकी विशेषताएं बता रही हैं लेखिका, अपनी परदादी की विशेषताएं बता रही हैं। यानी कि मतलब ये जो इनकी विशेषता थी, परदादी की कहानी, जो उन्होंने परदादी के बारे में जितना जाना था, जितना सुना था, तो इससे आगे बताती हैं कि उन्हें अपने लड़की होने पर कभी भी हीन भावना नहीं हुई। यानी अपने लड़की होने पर इनको क्या होता था, गर्व होता था। एक कहानी और बताती हैं लेखिका अपनी परदादी के बारे में, कि गांव में शादी का, किसी के यहाँ शादी थी, शादी का समारोह था, फंक्शन था। तो पूरे नकुड़ गांव के जो लोग थे, नकुड़ की हवेली के जितने सारे आदमी थे, सब के सब दूसरे गांव में बारात में गए हुए थे। अब जब गांव में बारात जाती है किसी दूसरे गांव में, तो घर की औरतें क्या करती हैं, रात में नाच गाना बजाना ये सब होता है ना घर की औरतों का। तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो उस जो नाच गाना हो रहा था, उस शोर शराबे में उनके घर में नामी चोर सेंध लगाकर घुस गया। नामी का मतलब क्या हो गया, प्रसिद्ध था। वो चोरी करने में क्या था, उसे प्रसिद्धि थी, महारत हासिल थी। और संजोग से वह उसी घर में घुसा जिस घर में माँ जी यानी कि लेखिका की परदादी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने के लिए वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई थी सोने के लिए। और जैसे ही चोर कमरे के अंदर घुसता है, तो लेखिका बताती हैं कि जो उनकी नींद थी, बुढ़ापे की नींद थी, थोड़ी सी आहट से भी खुल जाती थी। और जैसे उन्हें पाँवों की आहट सुनाई देती है, लेखिका की परदादी की आंखें खुल जाती है। उन्होंने बहुत ही आराम से, इत्मीनान मतलब आराम से पूछा, सहजता से पूछा, कौन है। अब जाहिर सी बात है कि लेखिका की जो परदादी थी, पूरा नकुड़ गांव जानता था कि ईश्वर से उनका एक सीधा संबंध है। तो चोर को भी तो इसके बारे में पता होगा। अब परदादी की आवाज़ सुनते ही, माँ जी का आवाज़ सुनते ही चोर घबरा गया और मारे डर के बोल दिया, मैं चोर हूँ। तो माँ जी ने क्या कहा कि अब पानी पिला। माँ जी ने क्या कहा, पानी पिला। उन्होंने ये कहा कि पानी ले जा, कुएं से भर करके ले आ, कपड़ा कसकर बांधे रहियो, हाँ, और पानी छान करके लाइयो। कपड़ा कस करके। अब यह जो चोर था वो क्या किया था, यह जो चोर था अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर, मतलब कस करके बांधा हुआ था। अब यह डर गया कि कैसे माँ जी को पता चला कि मैंने अपने चेहरे को ढक करके रखा हुआ है। तो हड़बड़ाहट में बोला कि
मैं कैसे पानी पिला सकता हूँ, मैं तो एक चोर हूँ। तो परदादी ने क्या कहा, चोर है तो अब घर में तो कोई है नहीं, पानी तो तुझे ही पिलाना पड़ेगा, जा मुझे पानी ले आ। अब बेचारा यह जो चोर है वो क्या करता है, कुएं से जाता है, पानी भर के लाता है, और जैसे ही पानी भर के लाता है वैसे ही यह जो चौकीदार है, तो चौकीदार क्या कर लेता है, उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। उसके बाद चोर को लाया जाता है। अब परदादी क्या करती हैं, परदादी क्या करती हैं कि जब जिस लोटे में जल भर के पानी भर के वह चोर लाया हुआ था, उस लोटे का आधा पानी तो खुद ही स्वयं पी लेती हैं अपने से, और बाकी उस चोर को पिला देती हैं। अब उस पानी को पिलाने के बाद क्या कहती हैं कि अब एक ही लोटे से हमने पानी पी लिया, यानी कि तुमने मेरा जूठा पी लिया, तो अब रिश्ते में तुम क्या हो गए, मेरे बेटे हो गए, हमारा जो रिश्ता है माँ बेटे का बन गया। तो अब चाहे तुम चोरी करो और चाहे खेती करो। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी ही सहजता से, परदादी ने बड़ी ही सरलता इस चोर को सहजता से, सरलता से, अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से उसे क्या बना दिया, उसे एक सभ्य, ईमानदार और मेहनती इंसान बना दिया। कैसा इंसान बना दिया, सभ्य, ईमानदार और मेहनती इंसान बना दिया। मेहनती का मतलब क्या हो गया, मेहनत से, मजदूरी करके, लगन से, परिश्रम से धन प्राप्त करना, पैसा कमाना, अपना रोजी रोटी चलाना। तो यह जो चोर था, दादी के सरल स्वभाव से, प्रेम पूर्ण व्यवहार से पूरी तरह से इसका हृदय क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, और यह एक सभ्य, ईमानदार और मेहनती इंसान बन गया। तो यह रोचक कहानी का वर्णन लेखिका ने किया, इससे हमें क्या समझ में आता है कि मतलब कुछ भी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना कठोर हो, कितना भी चोरी करने वाला हो या गलत रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति हो, तो अगर हम उसे सरल स्वभाव से, प्रेम पूर्ण व्यवहार अगर उसके साथ करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, लेखिका के परदादी की विशेषता हो गई। यानी लेखिका की जो परदादी थी वो कैसी थी, विचारों वाली महिला थी, कतार से हटकर चलने वाली महिला थी, सामाजिक मान्यताओं का खंडन करने वाली थी, सरल एवं प्रेम भाव से परिपूर्ण थी, भरी हुई थी, समानता का भाव रखने वाली। यानी कि इन्होंने चोर के हाथ से पानी पिया, जबकि ईश्वर में इनकी अपार भक्ति थी। ये चाहती तो इस तरह का क्या है कि मतलब चोर है, मैं इसके हाथ का पानी नहीं पीऊँगी, कई लोगों का इस तरह का जो होता है विचार होते हैं। तो लेकिन इनके अंदर क्या था, यानी कि इस तरह का जाति पाति का भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, छोटे बड़े का इनके मन में कोई भेदभाव नहीं था, और ईश्वर में इनकी क्या थी, अपार शक्ति थी। उसके बाद लेखिका ने अपनी बहनों के व्यक्तित्व को बताया है। एक बहन चित्रा के व्यक्तित्व को बताया है कि इन्होंने बताया है कि मतलब अगर हम बहनें, हम सवा शेर थी तो ये क्या शेर थी, तो ये सब बहनें सवा शेर थीं। मतलब हर कोई इनके परिवार में एक से बढ़ कर के एक था। अपनी बहनों के बारे में इन्होंने बताया है कि यह जो इनकी बहनें थीं, इनका स्वभाव था वो स्वतंत्र विचार तो सबका था, जिद्दी स्वभाव की थी। किस स्वभाव की थी, तो जिद्दी स्वभाव की थी, एकांत प्रिय थी, उदार हृदय की थी, उदारता इनके अंदर था, हमेशा ये सब सत्य बोलती थी, साहसी थी। कैसी थी, साहसी थी, और दृढ़ संकल्प वाली थी। यानी कि यह जो करना चाहती थी उसको क्या करती थी, करती थी। इनके बारे में लेखिका ने बताया कि जो चौथे नंबर की ये बहन थी रेणु, इनका मतलब इनके बारे में बताया कि दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे पर लेने जाती थी, मतलब इनके पिताजी ने गाड़ी की थी, गाड़ी जाती थी बस अड्डे पर, इनको लेकर के घर छोड़ती थी, तो उसमें बैठने से रेणु बिल्कुल इनकार कर दी। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा गाड़ी में बैठ करके तैर करना सामान्य शाही प्रतीक है, सामंत शाही प्रतीक है, मतलब दिखावा है, मतलब अपने आप को क्या करना, बड़ा बनना है, दिखावा है, सामंती विचारधारा है। तो इस वजह से वह गाड़ी में नहीं बैठती थी। गर्मी, मतलब भयंकर गर्मी की चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर यह गाड़ी के पीछे पीछे पैदल आती थी, लेकिन कभी भी गाड़ी में बैठती नहीं थी। किसकी विशेषता ये है,
लेखिका की बहन रेणु की, यानी कि इसके अंदर भी जो समाज के जो विचारधाराएं हैं लिंग से हटकर चलने की, ये सारी गुण इसके अंदर भी लेखिका ने बताया कि उनके बहन रेणु के अंदर भी विद्यमान था। और वह जिद्दी, मतलब जो चीज़ ठान लेती थी वही करती थी। इस मतलब इनके बारे में इन्होंने यह भी बताया कि रेणु का जो था वो परीक्षा देने, मतलब परीक्षा का मतलब वो कहती थी क्या मतलब, उस परीक्षा को देने से कोई मतलब नहीं है, वो परीक्षा देना भी नहीं चाहती थी, बीए का इम्तिहान देने से बिल्कुल कर देंगे। और किसी को तर्क का सहारा लेना पड़ा, मतलब असंगत अमान्य तर्क, जिसका मतलब ये कोई मान्य तर्क नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि तुम परीक्षा दो तो दो। एक और कहानी इन्होंने इनके जिद्दीपन के बारे में बताया है कि मतलब ऐसे कई मौके इन्होंने अपनी रेणु की बहन रेणु के बारे में बताया कि ऐसे कई मौके हैं जिसमें उसके जिद्दीपन के नमूने पेश किए गए हैं। मतलब कि उन्होंने, मतलब जिद्दीपन तो सारी बहनों के अंदर था। जिद्दीपन मतलब कोई कार्य करने का जिद था, जुनून था, दृढ़ संकल्प था। वो जो करना चाहती थी वो पूरे जिद जिद मतलब एकदम जिद में करती थी कि नहीं मुझे करना ही करना है, मुझे एकदम इसको पूरा करना है, यही करना है तो यही करना है। तो यही इसी में एक और उन्होंने बताया कि 1950 के अंतिम दौर की एक मतलब एक बात बताती हैं। रात में दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई थी और पूरा दिल्ली जो था, थोड़ा पानी बरसती वहाँ जो नाले पर, नाले में बाढ़ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है। और इतना ज़्यादा पानी जब बरसेगा तो क्या होगा, यानी जो नाले जो थे घर के अंदर पानी घुस गया था, पूरा बाढ़ जैसा माहौल हो गया था, यातायात सुविधाएं बंद हो गई थी। और बारिश के बाद जो सरकारी दफ्तरें थीं तो उसके पहले तल्ले तक पानी भर गया था, फाइलें तक तैरने लगी थी। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला, मतलब इतना ज़्यादा पानी था कि कोई भी वाहन, कोई भी यातायात सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था दूसरे दिन। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहन के बारे में बताया कि रेणु ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे स्कूल जाना है और मैं पैदल ही चली जाऊंगी। सबने मना किया, घर के सारे सदस्यों ने कहा कि इतनी बारिश में तो स्कूल बंद होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह सब ठप पड़ा हुआ था, तो फ़ोन करके भी उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने अकेले पैदल स्कूल ही चल दी। उनका कहना था कि मैं जा कर के देखूँगी कि स्कूल खुला है कि बंद है। तो कितना मील, 2 मील पैदल चलकर वो स्कूल पहुँची। और जो स्कूल का चौकीदार था वो भी उसे देखकर हैरान रह गया, दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। कितनी बारिश में भी ये लड़की स्कूल तक ये देखने के लिए आई है कि स्कूल खुला है कि नहीं खुला है। तो ये सारे क्या हैं, जिद्दीपन के नमूने हैं। और लेखिका ने ये भी कहा कि मतलब उसका इस तरह से अकेले सुनसान सड़क पे 2 मील पैदल चल करके स्कूल जाना और फिर वापस आना एक रोमांच से भरकर है, एक आश्चर्यचकित करने वाले, अंदर से रोमांचित करने वाली घटना है। और वाकई में उसका भी अपना एक अलग ही मज़ा है। क्लियर हुआ। ये सारी विशेषताएं किसकी हो गई, रेणु की। वो कैसी है, एकांत प्रिय है, साहसी है, जिद्दी है, दृढ़ निश्चयी, जो ठान लेती वही करने वाली। ये सारी विशेषताएं इन्होंने किसका बताया, रेणु। चित्रा के बारे में उन्होंने बताया, अपने तीसरे नंबर की जो बहन है चित्रा के बारे में, कि उसे खुद पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में अच्छा लगता था। वो खुद कम पढ़ती थी, दूसरों को अधिक पढ़ाती थी, और इसीलिए जो परीक्षा में अंक उसके कम हो जाते थे और दूसरों के ज़्यादा होते थे। उसके साथियों के शागिर्दों के ज़्यादा का मतलब होता है जिसको पढ़ाती जो उसके साथी थे उनके ज़्यादा मार्क्स आते थे। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो भी वही करती थी जो उसे करना होता था। इसको एक मतलब इन्होंने बताया कि इनकी बहन जो चित्रा थी उन्हें स्कूल का ही एक लड़का क्या हो गया, पसंद आ गया। तो उनका कहना था कि वो जो सोच लेती थी वही करती थी, तो शादी उसी लड़के से, मतलब कि क्या कहा कि इसी लड़के से मुझे शादी करनी है। और इवन उस लड़के को भी नहीं पता था इसके बारे में, और बाद में जाकर के उसी लड़के से क्या होती है, शादी होती है। और मतलब अपने माँ बाप से कहती हैं कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। तो ये सब क्या है, मतलब वो जो सोच लेती थी उनकी बहन चित्रा वही करती थी, चाहे वो चित्रा हो, चाहे रेणु हो, चाहे खुद लेखिका स्वयं हो, मंजुल भगत हो, हर किसी की यही विशेषता थी कि जो वो सोच लेती थी उन्हें वो करना ही करना था। उसके बारे में थोड़ा सा अपने छोटी बहन अचला के बारे में बताया है कि वह मतलब बहुत समय तक, मतलब उस इसके अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं थी, इस तरह का जिद्दीपन, इस तरह की चीज़ें नहीं थी, वो किसकी प्रवृत्ति की नहीं थी। उसने जो जिस तरह से चीज़ें होती हैं
अर्थशास्त्र से बीए किया, पत्रकारिता में दाखिल लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, शादी की, सब कुछ किया, लेकिन आगे चलकर वह अभी क्या हो गई, लीक पर मतलब उस तरह के जो नियम जो परंपराएं थी, कर्तव्य था, शादी करने के बाद परिवार का देखभाल करना, उसका निर्वहन वो नहीं कर पाती हैं, घर बार में उनका ज़्यादा मन नहीं लगा, और फिर उन्होंने क्या किया, लेखन का कार्य धीरे धीरे प्रारंभ किया। यह सब क्या हो गया, चित्रा का और अचला का। उसके बाद लेखिका अपने बारे में थोड़ा सा बताती हैं कि शादी के बाद वे कहाँ चली गई थी, बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहने गई थी, जहाँ मर्द औरत चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, अगर वो मूवी देखने के लिए जाते थे, फिल्म देखने के लिए जाते थे, तो एक साथ नहीं बैठते थे, अलग अलग बैठते थे। यानी कि वहाँ पे जो औरत और मर्द के बीच का एक ऐसा फासला बना हुआ था कि हस्बैंड वाइफ जो होते थे, पति पत्नी भी होते थे, वो भी बाहर एक साथ घूमते नहीं थे, एक साथ बैठते नहीं थे। इस तरह से वहाँ पे औरत और मर्द का एक दायरा बनाया गया था। तो लेखिका ने क्या किया, अपने बलबूते पर इस तरह समाज की फैली इस बुराई को उन्होंने क्या किया, ख़त्म कर दिया। स्त्री पुरुष को एक समान बनाने का प्रयास किया, और वो अपने इस प्रयास में सफल भी रहीं। और आगे चल कर के क्या हुई, वही औरतें जो एक साथ अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ मूवी तक नहीं देखती थी, वही आगे चल कर के पराए मर्दों का मतलब अलग आदमियों के साथ नाटक करने का भी काम किया, नाटक में भी अभिनय किया। उन्हीं औरतों की मानसिकता को, उसी समाज की मानसिकता को लेखिका ने क्या किया, बदला। वहाँ से उन्होंने बताया कि वे कर्नाटक एक छोटे से कस्बे में रहने गए थे, बागलकोट नामक स्थान था जहाँ पे वो रहने के लिए गए थे। वहाँ पे बच्चों के लिए कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, तो कोई ढंग का स्कूल न होने के कारण वो मतलब लोगों ने वहाँ पे सलाह दिया कि पास में एक कैथोलिक बिशप है, मिशनरी स्कूल के जो होते हैं, मतलब कैथोलिक बिशप से उन वहाँ पे जा के कहते हैं कि आप मुझे मतलब कि मिशनरी स्कूल था, क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वह वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मतलब जहाँ पे वो स्कूल, मिशनरी स्कूल बहुत बड़ा था, और वह जो कस्बा था वो छोटा था, वहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे कम थे, और वो उनसे कहती हैं कि हमारे कस्बे में भी एक मिशनरी स्कूल अगर आप सहयोग करेंगे तो स्थापित हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इस तरह का स्कूल नहीं खुल सकता है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश तो कर सकते हैं, बशर्ते कि आप हमें मतलब उन्होंने ये कहा कैथोलिक बिशप ने कि हम कोशिश कर सकते हैं स्कूल खोलने के लिए, बस आप ये हमें बताएं कि स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। अब इतना कौन कह सकता है कि अगले 100 वर्षों तक वो स्कूल चलेगा। तो इस वजह से उनके बहुत ज़्यादा क्या होता है कि कैथोलिक बिशप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वहाँ से वापस चली आती हैं। लेकिन लेखिका ने अपने बारे में बताया कि वे किसी के आगे, उन लोग को बचपन से ही झुकने की आदत नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, यह तय किया, यह ठान लिया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला एक प्राइमरी स्कूल खोलूंगी। यानी कि उस कस्बे में उन्होंने खुद से एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई गई, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़। ठीक, और बाद में उन्होंने वहाँ की जो मेहनती और खिसके हुए लोग थे, खिसके का मतलब क्या हुआ, जो इस तरह के सामाजिक नियमों परंपराओं से उब गए, उदासीन हो गए हैं, तो इस तरह की चीज़ों को के खिलाफ हो गए हैं, तो ऐसे लोगों ने उनका मदद किया, और उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल खोला। और उनके अपने ही बच्चे नहीं, कई अफसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े, और बाद में क्या किया, अलग अलग शहरों में चले गए। तो यहाँ पे लेखिका क्या बताती हैं कि इस तरह से हम लोगों, मतलब उन्होंने बताया कि हमारे परिवार का जो व्यक्तित्व है, औरतों का जो विचारधाराएं हैं, जो स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्र विचारों की भावना, जो कुछ कर गुजरने की भावना थी, वो सबके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती गई, हर किसी के अंदर थी, हर किसी में थी, और इसी वजह से वो लोग वह कार्य भी कर लेती थी जो कार्य करने में असंभव सा होता था। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम किसी कार्य को करने के लिए ठान लें, जिद का मतलब क्या होता है, जिद का मतलब यही जिद नहीं है कि कुछ अनुचित चीज़ों के लिए भी अगर हम जिद करें, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हम एकदम जिद पकड़ लें कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है, उचित जो चीज़ें होती हैं, अगर हम हमारे अंदर साहस हो, दृढ़ संकल्प हो, जुनून हो, तो हम कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। तो आई होप कि यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, लेखिका की बहनों का व्यक्तित्व, लेखिका की नानी का, माँ जी का, और उनके माँ का, उनके परिवार का, उनके परिवार का वातावरण, ये सारी चीज़ें अब आपके समझ में आ गई होंगी।
नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।